नमस्कार। देखिए, राजस्थान की धरती तो कहानियों और किस्सों से भरी पड़ी है ना? पर आज जो कहानी हम जानने वाले हैं वो कुछ अलग ही है। एक ऐसी महागाथा जिसमें एक वचन, मतलब एक वादा, शादी और यहाँ तक कि जिंदगी से भी कहीं ज्यादा कीमती था। ये कहानी है पाबूजी राठौड़ की, एक राजकुमार जो आगे चल के देवता बन गए। कहानी का जो सार है ना, वो इस एक लाइन में छिपा है। आधा फेरा एंड धरा, आधा सुरगा खाए। इसका मतलब है आधे फेरे इस धरती पर और बाकी के आधे स्वर्ग में। यही तो है पाबूजी की कहानी, जो एक अधूरे, एक नाटकीय विवाह पर टिकी हुई है। तो पाबूजी की ये महान गाथा शुरू होती है मारवाड़ के कोलूमुंड गांव से, और शुरुआत भी होती है उनके असाधारण जन्म के साथ। देखिए, पाबूजी का जो वंश था वो कोई साधारण राजघराना नहीं था। उनके पिता राव धांधल जी एक राठौड़ राजकुमार थे, ये तो ठीक है, लेकिन उनकी माँ, वो एक दिव्य अप्सरा थी। मतलब स्वर्ग की एक परी जो किसी वजह से धरती पर रहने को मजबूर थी। और कहानी ये कहती है कि पाबूजी के पिता ने उनकी मां से किया हुआ एक वादा तोड़ दिया था, और इसी वजह से वो वापस स्वर्ग लौट गईं। अब देखिए, वचन और वादा ये शुरू से ही उनकी कहानी का हिस्सा था। तो पाबूजी की परवरिश उनकी सौतेली मां कमला देने की। अच्छा, तो अब पाबूजी युवा हो गए। उनकी सगाई अमरकोट की राजकुमारी से तय हो गई। अब इतनी बड़ी शादी, इतना भव्य समारोह, तो दूल्हे के लिए घोड़ी भी तो वैसी ही होनी चाहिए थी, है ना? एक राजकुमार की शान के बराबर। और बस यहीं कहानी में एंट्री होती है केसर कालमी की, एक शानदार, एक अद्भुत घोड़ी। इसकी मालकिन थी देवल चारणी नाम की एक महिला। और जानते हैं, कुछ लोक कथाएं तो ये भी कहती हैं कि ये घोड़ी कोई और नहीं बल्कि खुद पाबूजी की दिव्य मां का ही दूसरा रूप थी। तो पाबूजी ने देवल चारणी से अपनी शादी के लिए केसर कालमी को मांगा, पर देवल को अपनी गायों की चिंता थी। वो बोली कि इस घोड़ी के बिना उनकी गायों की रक्षा कौन करेगा। और तब तब पाबूजी ने वो वचन दिया जिसने उनके भाग्य पर हमेशा के लिए मोहर लगा दी। उन्होंने वादा किया कि अगर देवल की गायों पर जरा सी भी आँच आई तो वो सब कुछ, हाँ सब कुछ, यहां तक कि अपनी शादी भी बीच में छोड़कर उनकी रक्षा के लिए लौट आएंगे। तो वचन दे दिया गया। अब पाबूजी केसर कालमी पर सवार होकर अपनी बारात लेकर अमरकोट पहुंचे, लेकिन वहां उनका स्वागत फूलों से नहीं बल्कि एक चुनौती से हुआ ये कि अमरकोट वालों ने शादी की एक रस्म, जिसे तोरण मारना कहते हैं, उसमें एक खेल कर दिया। उन्होंने दरवाजे पर लटका हुआ तोरण जानबूझकर इतना ऊंचा बांध दिया कि वहां तक पहुंचना नामुमकिन सा लग रहा था। ये असल में पाबूजी की ताकत और उनके सम्मान की एक परीक्षा थी। और यहां हमें इंसान और जानवर के बीच का वो अद्भुत रिश्ता देखने को मिलता है। पाबूजी अपनी घोड़ी केसर कालमी के कान में बस इतना बोले, आज राठौड़ वंश की लाज रखना। और बस केसर कालमी ने अपने अगले दोनों पैर हवा में ऐसे उछाले कि पाबूजी ने तोरण पर ऐसा वार किया कि कहते हैं किले की दीवारें तक कांप गई। तो भाई, अपनी ताकत और सम्मान तो साबित कर दिया। अब पाबूजी विवाह के मंडप में बैठे राजकुमारी फूलमदे के साथ फेरे लेने के लिए तैयार थे। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तो अब आना बाकी था। शादी के रस्में शुरू हुए, पवित्र फेरे शुरू हुए, एक फेरा, दूसरा और फिर तीसरा। लेकिन जैसे ही तीसरा फेरा पूरा हुआ, मंडप में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। देवल चारणी, हाँ वही देवल चारणी, घबराई हुई भागती हुई विवाह मंडप पे पहुंची। उनका सबसे बड़ा डर सच हो गया था। उनके दुश्मन जींदराव खींची ने उनकी सारी गायें चुरा ली थी, और अब वो पाबूजी को उनका वचन याद दिलाने आई थी। तो अब सोचिए जरा, क्या स्थिति रही होगी। पाबूजी के सामने एक तरफ था उनका विवाह, उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन, और दूसरी तरफ उनका दिया हुआ वचन, उनकी जुबान का मान। उन्हें दोनों में से किसी एक को चुनना था। लेकिन पाबूजी के लिए यह चुनाव शायद मुश्किल था ही नहीं। उन्होंने बिना एक पल सोचे शादी का गठबंधन खोला और उस पुराने राजपूत सिद्धांत पर खरे उतरे कि प्राण जाई पर वचन नहीं जाने चाहिए। मतलब जान चली जाए पर दिया हुआ वचन नहीं टूटना चाहिए। और पाबूजी का यही फैसला, यही चुनाव उन्हें शहादत और एक ऐसी विरासत की ओर ले गया जो आज भी जिंदा है। तो पाबूजी अपने विवाह मंडप से तीसरे फेरे के बाद सीधे युद्ध के मैदान में चले गए। देचू गांव में उन्होंने जींदराव खींची का सामना किया, गायों को छुड़ा भी लिया, अपना वचन पूरा किया, लेकिन इस लड़ाई में वो वीर गति को प्राप्त हुए। और अपने इसी सर्वोच्च बलिदान के कारण पाबूजी एक राजकुमार से लोक देवता बन गए।
आज भी पूरे राजस्थान में उन्हें गायों के रक्षक के तौर पर पूजा जाता है। वो सम्मान, वचन और बलिदान का प्रतीक हैं और उनकी ये कहानी फड़ पर आज भी जिंदा है। फड़ एक लंबा चित्रित कपड़ा होता है जिसे भोपा गायक गांव-गांव जाकर गाकर सुनाते हैं। बाबूजी की ये कथा आज भी हमारे दिलों में इसलिए गूंजती है क्योंकि ये हमसे एक बहुत गहरा सवाल पूछती है कि आखिर एक वचन में, एक वादे में ऐसी क्या बात होती है जो उसे किसी की जिंदगी से भी ज्यादा कीमती बना देती है।